समीर अभी-अभी अपने कमरे में आया ही था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो पैर पटकते हुए कमरे में चक्कर काट रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। समीर ने झल्लाहट में जाकर दरवाजा खोला। सामने आस्था खड़ी थी, सुर्ख लाल रंग के अनारकली सूट में लिपटी हुई। उसकी पीठ पर बिखरे काले लंबे खूबसूरत बाल, उसकी बड़ी-बड़ी हिरनी जैसी चमकती आंखें, एकदम साफ और मासूम चेहरा और गालों पर आई हल्की सी लाली। वो सचमुच अपने घर की बेहद लाडली और मासूम लड़की थी। 22 साल की आस्था मुस्कुराकर समीर को देख रही थी। दूसरी तरफ दरवाजे की चौखट पर खड़ा 30 साल का समीर सिंघानिया, 6 फीट से ऊंचा कद, कसरती बदन, सांवला सलोना रंग, तीखे नए नक्श और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी जो उसकी गंभीर शख्सियत पर बहुत जच रही थी। इस वक्त वो ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट शर्ट में था, जिसके बाजू उसकी बाहों के मसल से चिपके हुए थे। आस्था उसे बस एकटक देखती रह गई। क्या हुआ? कहाँ खो गई? समीर ने अपने लहजे को थोड़ा सामान्य करते हुए आस्था की आंखों के सामने चुटकी बजाई। वो मैं आपको अपना पासपोर्ट देने आई थी। उसने थोड़ा झेंपते हुए अपने हाथ में पकड़ा पासपोर्ट समीर की तरफ बढ़ा दिया। वो तो ठीक है, पर तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? कोई तीखी मिर्ची खा ली है क्या? समीर ने उसकी घबराहट को भांपते हुए थोड़ा चुटकी ली। आस्था ने शर्माकर अपना चेहरा दुपट्टे से थोड़ा छुपाया और बिना कुछ बोले तुरंत वहां से पलट गई। समीर दरवाजे पर ही खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। अचानक सीढ़ियों के पास जाकर आस्था एक पल को रुकी और मुड़कर बोली, शुक्रिया मेरे सिंघानिया जी। वो बस इतना कहकर नीचे चली गई, मगर उसका वो अनोखा और आदर से भरा अंदाज कितनी ही देर तक समीर के कानों में गूंजता रहा। समीर को अचानक अपनी माँ की याद आ गई, जो अक्सर उसे लाड से मेरा सिंघानिया बेटा कहती थी। समीर की आंखों का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया। उसने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। वो फैसला कर चुका था कि अब बस उसे अपने फैसले पर अड़े रहना है। कुछ दिनों बाद जब हवाई जहाज न्यूयॉर्क की धरती पर लैंड किया, तो आस्था हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। समीर ने सुरक्षा के लिहाज से उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वे दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। आस्था ने इस वक्त मेहरून रंग की खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार विदेश आई थी, इसीलिए न्यूयॉर्क की आधुनिकता और खूबसूरती देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आसपास ऐसे मत देखो, लोग समझेंगे कि पहली बार शहर आई हो। समीर ने उसे थोड़ा धीमे स्वर में टोकना चाहा। यह सुनकर आस्था का मुंह लटक गया। समीर उसे लेकर एयरपोर्ट के एग्जिट की तरफ बढ़ा, जहां कुछ गाड़ियां और काले सूट में सजे गार्ड्स समीर के स्वागत के लिए खड़े थे। इतने सारे अजनबी गार्ड्स को देखकर आस्था अचानक घबरा गई। ये लोग हमारे सामने इस तरह क्यों खड़े हैं? वो डर के मारे समीर की बाजू से लिपट गई। समीर ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। उफ, डरो मत, ये मेरे ऑफिस के कर्मचारी हैं, मेरे लिए काम करते हैं और हमें यहाँ लेने आए हैं। चलो अब गाड़ी में बैठो। समीर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन आस्था ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं आपके साथ ही पीछे बैठूंगी। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ ही बैठ रहा हूँ, अब अंदर जाओ। समीर ने उसे गाड़ी में बिठाया, फिर खुद घूमकर दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। उनके बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। आस्था मुस्कुराते हुए शीशे से बाहर के नजारे देख रही थी, जबकि समीर एक लंबी सांस लेकर अपने मोबाइल में बिजनेस के काम देखने लगा। समीर अपने पिता महेंद्र सिंघानिया का इकलौता बेटा था। वो बहुत छोटा था जब एक सड़क हादसे में उसकी मां का निधन हो गया था। उस हादसे के बाद समीर स्वभाव से थोड़ा गंभीर और अकेला रहने लगा। बाद में वो पढ़ाई के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ गया और फिर यहीं अपना बिजनेस सेटल कर लिया। वो साल 2 साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही दिल्ली जाता था, अपने पिता से मिलता और वापस लौट आता। आस्था समीर के पिता के सबसे पक्के दोस्त की इकलौती बेटी थी। घर में अकेली बेटी होने की वजह से वो सबकी लाडली थी और उसे बहुत नाजों से पाला गया था। वो कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसीलिए जल्दी घबरा जाती थी। गाड़ी जैसे ही समीर के आलीशान विला के सामने रुकी, आस्था की धड़कनें तेज हो गई कि अब एक अजनबी देश में समीर के साथ उसकी नई जिंदगी कैसी होने वाली थी। न्यूयॉर्क जैसे बिल्कुल नए देश और अजनबी शहर में आने की वजह से आस्था के दिल में अभी भी एक अनजाना सा खौफ था।
दूसरी तरफ समीर सिंघानिया को कम से कम ऐसी पत्नी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी जो इतनी नाजुक मिजाज हो। वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो आत्मनिर्भर हो और दुनिया से लड़ना जानती हो। अक्सर जब भी उसके डैड शादी की बात करते वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन इस बार जब वो अपने डैड की अचानक तबीयत खराब होने की खबर सुनकर दिल्ली गया तो उन्होंने साफ फैसला सुना दिया कि उसकी शादी आस्था से होगी, यानी बस होगी। समीर को सबसे ज्यादा गुस्सा आस्था पर तब आया था जिसने बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह दिया था। वो आस्था के होश ठिकाने लगाना चाहता था। वो चाहता था कि आस्था अच्छे से जान जाए कि उसने समीर सिंघानिया से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। इस शादी का पछतावा करवाने के लिए तो वो शादी के तुरंत बाद उसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले आया था ताकि वो अपने माता पिता के साए से बाहर निकले। अगर वो उसे परिवार से दूर न करता तो आस्था को उसकी इस जिद की सजा कैसे देता। इन्हीं सोच विचारों के बीच गाड़ी उसके आलीशान विला के अहाते में आकर रुकी। आस्था मुस्कुराकर इतना खूबसूरत घर देख रही थी। समीर गाड़ी से उतरा, घूमकर उसकी तरफ आया और दरवाजा खोला। चलो उतर आओ, समीर ने सपाट लहजे में कहा और आस्था की कलाई पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। घर की मेड गाड़ी से उसका सामान बाहर निकाल रही थी। ये आपका घर है? आस्था ने बेहद सुखद हैरानी से पूछा। हाँ चलो अंदर। वो उसे अपने साथ अंदर ले गया। आस्था मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत विला को निहार रही थी। जैसे ही वे अंदर आए मेड ने मुख्य दरवाजा खोलकर उनका स्वागत किया। समीर ने आगे बढ़कर उनका परिचय करवाया। ये आस्था है मेरी पत्नी और आज से ये मेरे साथ रहेंगी। मेड ने सम्मान में सिर हिलाया। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। समीर उसे साथ लेकर ऊपर कमरे की तरफ आया। कमरा बेहद शानदार और बड़ा था। कमरे की एक दीवार पर समीर की कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ खूबसूरत बेड था और दूसरी तरफ स्टाइलिश ड्रेसिंग टेबल। आस्था ने मुस्कुराकर कमरे को देखा। वाह, आपका कमरा तो बहुत प्यारा है सिंघानिया जी। उसने मुस्कुराकर तारीफ की तो समीर के माथे की नसें तन गई। आस्था, आगे से मुझे सिंघानिया जी मत कहना, उसने बेहद सख्ती से उसे टोका। आस्था ने हैरान होकर उसे देखा। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह समझाया है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। वो कहती हैं कि अच्छे घरों की बहुएं पति का नाम लेकर नहीं पुकारती। तो फिर अब मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मुझे आपको सिंघानिया जी कहना अच्छा लगता है। उसने बहुत मासूमियत से अपनी बात रखी। मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे से मुझे इस नाम से मत पुकारना, समीर ने दोबारा कड़े आवाज में कहा। समीर का ये रूखा लहजा आस्था के दिल को ठेस पहुंचा रहा था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन समीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हें मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जाओ फ्रेश हो जाओ। मेड खाना लगा रही है, खा लेना। आस्था ने भीगी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। मगर आप कहाँ जा रहे हैं? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। हो गई शादी, ले आया तुम्हें मैं यहाँ। अब आराम करो, ये सारा घर तुम्हारा है। वो एक एक शब्द तंज के तीर की तरह बरसाते हुए कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वो अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। न्यूयॉर्क पर रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। समीर बिना किसी वजह के अपनी गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ाता रहा और काफी देर बाद घर वापस आया। वो जैसे ही लिविंग रूम में दाखिल हुआ, मेड वहां सफाई कर रही थी। आस्था ने खाना खा लिया? समीर ने कोट उतारते हुए मेड से पूछा। नहीं सर, जब से आप गए हैं उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मैंने 2 बार खाने के लिए पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने से साफ मना कर दिया, मेड ने बताया। मेड की बात सुनते ही समीर का गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा कमरे की तरफ आया। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि आस्था सोफे पर बैठी हुई खिड़की से बाहर काले आसमान को निहार रही थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसने आस्था के करीब आते ही कड़क आवाज में सवाल किया। उसकी आवाज सुनकर आस्था ने हैरानी से पलट कर देखा। उसके मुरझाए चेहरे पर एक चमक आ गई। आप आ गए? समीर उसके पास ही सोफे पर बैठ गया। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसने गुस्से में अपना सवाल फिर दोहराया। आस्था उसे इस कदर गुस्से में देखकर थोड़ा घबरा गई। वो मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है ना।
घर पर मैं हमेशा मम्मी, डैड और भैया के साथ बैठकर खाती थी। मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। उसने मासूमियत से समीर को समझाने की कोशिश की। क्या मैंने कहा था कि मेरा इंतज़ार करो? आज के बाद मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर अपना खाना ऑफ़िस में खाकर ही आता हूँ। और दूसरी बात, ये तुम्हारा वो घर नहीं है जहाँ तुम अपने माता-पिता के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाओगी। अब से अकेले बैठकर खाने की आदत डाल लो। समीर ने दो टूक शब्दों में कहा। आस्था फटी आंखों से उसे देख रही थी। हाँ, तो आप ये बात प्यार से भी तो समझा सकते हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो भला उसके ऐसे गुस्से की आदि कहाँ थी? समीर ने हैरान होकर अपने सामने बैठी इस आफत को देखा। मेरा तो बात करने का यही तरीका है, आदत डाल लो अपनी। मैं यहाँ सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। वो और अधिक सख्ती से कहते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। मगर दिल्ली में तो आप ऐसे नहीं थे, वहाँ तो आप कितने प्यार से बात करते थे। आस्था भी समीर के पीछे ही सोफे से उठ खड़ी हुई। हाँ, क्योंकि दिल्ली में तुम मेरी पत्नी नहीं थी, यहाँ पत्नी बनकर आई हो। समीर अपनी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोलकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। दिल्ली से यहाँ आने से पहले आप वहाँ तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक थे। फिर अब क्या हुआ आपको, जो अचानक ही मुझसे इतने रूखे हो गए हैं? आस्था भी उसके पीछे-पीछे ड्रेसिंग रूम में आ गई। वो उसके इस बदलते व्यवहार की वजह जानना चाहती थी। समीर जो अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल रहा था, उसके इस तरह पीछे आने और सवाल करने पर गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसने पलटकर बेहद सख्ती से आस्था की बाजू को दबोच लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना। अब अगर तुमने अपनी सीमा लांघने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी जोर से दहाड़ा कि आस्था सिर से पैर तक कांप गई। उसकी आंखों में मोटे-मोटे आंसू इकट्ठे हो गए। और वजह जानना चाहती हो ना मेरे गुस्से की, तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। किसकी मर्जी से तुमने इस शादी के लिए हाँ कहा? अपना और मेरा उम्र का अंतर भी नहीं देखा तुमने। तुम्हें अपने डैड के दोस्त की बेटी समझकर दो चार बातें क्या कर ली प्यार से, तुम तो सिर पर ही चढ़ गई। अपनी इसी मासूमियत का नाटक करके मेरे डैड को मजबूर किया ना कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएं। मैं तुम्हें हमेशा एक छोटी बच्ची, एक जिम्मेदारी समझता था। मगर नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरी पत्नी बनने का। अब तुम अपने परिवार से दूर यहीं रहोगी। 4 दिन में सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और हाँ, मेरा तो यही बर्ताव रहेगा, जाओ जिससे शिकायत करनी है कर देना। ना तो मैं तुम्हारे डैड से डरता हूँ और ना ही अपने डैड से। वो बेहद सख्ती से एक एक शब्द चबा चबा कर कहते हुए उसकी बाजू को एक झटके से छोड़ता हुआ पीछे हटा और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पर वो जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों को भिगोने लगे। वो बेहद हैरान थी। ये वो समीर नहीं था जो उससे हमेशा इतनी आत्मीयता से बात करता था। वो तो उसकी तरफ का सच सुने बिना ही उसे दोषी मानकर सजा सुनाकर चला गया था। वो अपने भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और फिर खामोशी से कमरे से भी बाहर निकल गई। वो बाहर लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई और सोफे के पीछे सिर टिकाकर छत को घूरती रही। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। उसने अपनी आंखें जोर से मींच ली और फिर कब वो बैठे बैठे ही गहरी नींद में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। न्यूयॉर्क में अगली सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। घर में होने वाले शोर की आवाज से आस्था की आंख खुली तो उसने हैरानी से आसपास देखा। फिर उसकी नजर अपने सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठे समीर पर गई तो वो जल्दी से उठकर संभल कर बैठ गई। बिल्कुल फ्रेश और तैयार होकर समीर शायद ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। वो इस वक्त आस्था को ही देख रहा था। आस्था ने सीधे होकर बैठते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या कमरे में बेड नहीं था जो तुम रात को यहाँ सो गई? वो बिल्कुल रूखेपन से उसे देखता हुआ पूछ रहा था। नहीं, वो मैं बस यहाँ बैठी थी तो पता नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। वो उसे कहना तो ये चाहती थी कि अगर उसे इतनी ही चिंता होती तो वो रात को ही उसे देखने बाहर आ जाता। सुबह होने के बाद उसे याद आया कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है, मगर वो अपने दिल की बात दिल में ही दबा गई। तुम्हें कोई समझ है या नहीं? ये मेरा घर है जहाँ हर वक्त स्टाफ काम करता है। कोई भी किसी भी समय तुम्हें इस तरह बाहर सोता हुआ देख सकता है। ये पहली और आखिरी बार था जो मैंने सहन कर लिया।
अगर मेरे साथ तुम्हें एक कमरा शेयर करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ और भी बहुत सारे कमरे हैं जहाँ मर्ज़ी हो रहो। ये सारा घर तुम्हारा है, मगर आगे से तुम मुझे इस तरह बाहर सोती हुई नज़र मत आना। मेरी भी यहाँ कोई प्रतिष्ठा है। वो सोफे से उठता हुआ उसे सख्ती से निर्देश दे रहा था। तभी आस्था ने अपनी भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। आपकी प्रतिष्ठा? उसने बेबसी से ये शब्द दोहराए। और मैं आपकी कोई इज्जत नहीं हूँ समीर जी। समीर जो जाने के लिए पलटा ही था, उसके कदम थम गए। उसने चेहरा घुमाकर आस्था को देखा। तुम्हें अपनी इज्जत समझा था, तभी तो कमरे से बाहर नहीं निकाला। तुम अपनी मर्जी से बाहर आई हो। वो दोबारा उसके करीब आ गया। आस्था कहना चाहती थी कि आपने रोका भी तो नहीं था ना। खाना खा लेना। अगर मेरे जाने के बाद तुमने खाना नहीं खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने आस्था को कड़े लहजे में हिदायत देते हुए अपनी मेड को आवाज दी। फिर मेड से कहा, अगर आपकी मैडम खाना ना खाएं तो इन्हें बेसमेंट की पुरानी लिफ्ट में बंद कर देना। बंद जगहों से बहुत डर लगता है इन्हें। क्लास्ट्रोफोबिया है इन्हें। 2 मिनट बंद रहेंगी तो सारे होश ठिकाने लग जाएंगे। वो अपना ये कठोर आदेश सुनकर पलटा और लिविंग रूम से बाहर चला गया। आस्था बिल्कुल आहत और जख्मी निगाहों से उसे जाते हुए देखती रह गई। आपके लिए नाश्ता लाऊं मैम? मेड की आवाज से वो होश में आई। मैं खुद बना लूंगी अपना नाश्ता। आस्था ने उसकी बात काट दी। सॉरी मैम, लेकिन सर ने हमें साफ मना किया है कि आपको किचन में जाकर काम करने की इजाजत ना दी जाए। क्यों? अभी तो तुमने सुना ना कि तुम्हारे सर ने कहा कि ये घर मेरा है, तो इसका मतलब है मैं इस घर की मालकिन हूँ। जो मेरा मन चाहेगा मैं वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी। तुम जाकर अपना काम करो। आस्था को समीर की बातों पर जो गुस्सा आया था, उसने सारा गुस्सा मेड पर उतार दिया। मेड ठीक है मैम कहती हुई किचन की तरफ चली गई। आस्था अपने गुस्से को काबू करती हुई कमरे में आई। उसने अपना बैग खोला, कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे के बाद वो शावर लेकर फ्रेश होकर बाहर निकली। अपने बाल सुखाते हुए वो किचन में आ गई। अब मेड से सारा सामान निकलवाकर वो अपनी पसंद का नाश्ता खुद बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद उसने सारा घर देखा, फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए उसने बैग से अपना सामान निकालकर अपने सारे कपड़े अलमारी में व्यवस्थित करने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद वो इन्हीं कामों में बिजी रही। दोपहर का समय हो चुका था जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो हैरान होकर कमरे से बाहर निकली। लिविंग रूम में कोई 25 साल की लड़की खड़ी थी। उसने शरीर से चिपकी हुई शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। बालों को ऊपर जूड़े में बांध रखा था और चेहरे पर गहरा मेकअप था। वो जो कोई भी थी, बहुत सुंदर होने के साथ साथ काफी मॉडर्न भी थी। वो मेड से किसी बात पर बहस कर रही थी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रही? मैं समीर से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। उस लड़की की तेज आवाज आस्था के कानों में पड़ रही थी। देखिए मैम, सर अभी घर पर नहीं है, आप शाम को आ जाइएगा, तब आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। मेड उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी आस्था उनके करीब आई। कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? उसने मेड की तरफ देखकर पूछा। मैम, ये लड़की सर की परिचित है, उनसे मिलने आई है। मेड अभी आस्था को बता ही रही थी कि उस लड़की ने आस्था को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर किया। सिर्फ परिचित नहीं हूँ, मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ। उसके ये शब्द आस्था को वहीं जड़ कर गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। वो आस्था को स्तब्ध छोड़कर खुद सोफे पर जाकर बैठ गई। जाओ अपने सर को फोन करो कि मैं तब तक यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, जब तक वो खुद यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करते। उसने कड़े लहजे में आदेश दिया, जबकि आस्था वहीं हैरान खड़ी उस लड़की को देखती जा रही थी। मेड जल्दी से समीर को फोन करने चली गई। तुम कौन हो? अब उसने आस्था से पूछा। समीर सिंघानिया की पत्नी। वो 2 शब्दों में उत्तर देकर वहां नहीं रुकी और सीधे कमरे में जाकर बंद हो गई। मगर हाँ, उसे अपने पीछे उस लड़की के हंसने की आवाज जरूर सुनाई दी, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। वो गुस्से और बेबसी से कमरे में चक्कर काट रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे बाहर से समीर और उस लड़की के बहस करने की आवाज आई, मगर वो बाहर नहीं गई। गर्लफ्रेंड शब्द किसी भयानक सच की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। कुछ देर के बाद बाहर से आती आवाजें बंद हो गई और फिर थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला और समीर अंदर दाखिल हुआ।
उसने गुस्से से अपना कोट बेड पर फेंका। उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच खड़ी आस्था पर गई, जिसके चेहरे पर दर्द के अलावा और कोई भाव नहीं था। वो समीर के करीब आई। अरे वाह, आप तो बहुत खुले विचारों के निकले। न्यूयॉर्क में एक गर्लफ्रेंड भी है आपकी? उसने बेबसी में तालियां बजाई। तो ये वजह थी जो आप बार बार डैड को शादी के लिए मना कर रहे थे। तभी मैं सोचूं कि मुझ में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप मुझसे शादी के बाद इतने गुस्से में क्यों रहने लगे हैं? तो ये बात थी। वैसे कब से चक्कर चल रहा है आपका? क्योंकि आप तो काफी सालों से घर वालों से दूर यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। डैड को तो भनक भी नहीं लगने दिया आपने। वैसे एक ही है या एक से ज्यादा के साथ संबंध चला रहे हैं? वो उसी कड़े लहजे से पूछ रही थी। समीर, जो अब तक खुद को काबू करके उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। अचानक उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ आस्था के चेहरे पर पड़ गया। वो इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गाल पर हाथ रखे वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। बकवास बंद करो अपनी, और सावधान, अगर आज के बाद मेरे चरित्र पर बातें की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपना पैर जोर से टेबल पर मार चुका था, जिससे टेबल पर रखा फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। और हाँ, मैं बहुत सारी मेरे आगे पीछे दो से शादी करके उन्हें छोड़ दिया। मेरी उनके साथ बनी नहीं, बहुत ऊब गया था। दो अभी भी मेरी पत्नियां हैं और इसके अलावा दो चार और हैं, जिनके साथ मैं सिर्फ रातें गुजारता हूँ। मिल गया सुकून, यही है मेरी असलियत। वो उसे बाजू से पकड़कर पीछे हटाता हुआ ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया, और वो भीगी आंखों के साथ ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। आंसू आंखों से बहकर चेहरा भिगोने लगे। वो अपने आंसू साफ करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसे बालकनी पर बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। वो गुस्से और दुख में डूबी हुई थी। वो कमरे से निकलकर ऊपर आ गई थी और यहाँ बालकनी में बैठकर रो रो कर अपने दिल का गुब्बार बाहर निकाल रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि समीर ने उस पर हाथ उठाया था। उसके डैड ने उसे आज तक एक सुई भी नहीं चुभने दी थी। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, मगर अब वो सोच चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। समीर उसे पसंद नहीं करता था, वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। मगर उसे पहले पता होता तो वो इस शादी के लिए अंकल को मना कर देती। उसने बेबसी से अपने हाथों की लकीरों को देखा। अभी तक उसकी शादी की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, और उसने इतना रो लिया था। जिस रिश्ते में सिर्फ रोना ही लिखा था, तो फिर वो उस जबरदस्ती के रिश्ते में कैद रहकर क्यों खुद को कष्ट देती। वो अपने आंसू साफ करती हुई उठी और बालकनी से बाहर आई। तभी उसने समीर को किसी से फोन पर बात करते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते देखा। शायद वो उससे ही देखने आया था। उसने आस्था को देखा तो वहीं रुक गया। फोन पर बात खत्म की और मोबाइल पर कुछ ढूंढने लगा। आस्था उसके करीब आई। मुझे आपसे बात करनी है, उसने समीर को संबोधित किया। मुझ जैसे इंसान से बात करके तुम अपने शब्द गंदे नहीं कर दोगी। ये साफ था कि वो उस पर तंज कस रहा था। मुझे घर जाना है, आस्था ने कहा। समीर ने वापस नीचे जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा और आस्था की बात पर हैरानी से चेहरा उठाकर उसे देखा। घर? शायद तुम अभी अपने घर में ही हो, उसे उत्तर देते हुए वो दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो गया। ये मेरा घर नहीं है और मुझे अब आपके साथ यहाँ नहीं रहना। मुझे वापस अपने घर जाना है, दिल्ली। समीर ने एक बार फिर उसे कड़ाई से देखा। ओह, घर जाकर घर वालों से शिकायत करोगी कि समीर ने तुम पर हाथ उठाया? वो कड़े लहजे में पूछ रहा था। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे बस घर जाना है। वो भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो कहीं नहीं जा रही हो तुम, यही तुम्हारा घर है। आस्था ने समीर की बाजू पर हाथ रखा। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? मुझे जाने दीजिए यहाँ से। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू इकट्ठे हो गए। आई तुम अपनी मर्जी से थी, जाओगी मेरी मर्जी से। वो सख्ती से कहता हुआ अपना बाजू पीछे खींच गया, जैसे आस्था का हाथ उसके बाजू से हटा। पर वो सीढ़ी के आखिरी छोर पर खड़ी थी। कब उसका संतुलन बिगड़ा उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसने सहारे के लिए समीर के बाजू को पकड़ना चाहा, मगर वो उसका हाथ लगते ही बाजू दोबारा पीछे खींच गया और आस्था वो फिसलती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। उसके गले से एक जोरदार चीख निकली। चीख सुनते ही समीर ने मोबाइल से नजरें उठाई और देखा।
वो सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे फर्श पर जाकर गिरी थी। वो तेजी से सीढ़ियां लांघता हुआ नीचे आया। आस्था को इस तरह गिरते देख वो बुरी तरह घबरा गया था। मम्मी मेरा पैर! वो दर्द की अधिकता से तड़पती हुई रो पड़ी। शायद सीढ़ियों का नुकीला किनारा उसके माथे पर भी लगा था, जिसकी वजह से खून की एक पतली सी धार उसके माथे से निकलकर उसके गालों तक आ गई थी। इधर दिखाओ मुझे। समीर ने उसके पास जमीन पर बैठते हुए उसके पैर पर लगी चोट को देखना चाहा, पर आस्था ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कोई जरूरत नहीं है मुझे छूने की, मैं तो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में थोपी गई हूं ना, तो मरने दीजिए मुझे। वो इतनी गंभीर चोट के बावजूद भी उसे खुद को हाथ लगाने नहीं दे रही थी। फिर रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी। उफ मम्मी! समीर ने बेबसी से उसे देखा, फिर तुरंत मेड को आवाज दी। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। उसने कड़ा आदेश दिया और आस्था के रोने की परवाह किए बिना इस बार उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़िए मुझे! वो रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर समीर उसकी चीख पुकार को अनसुना करते हुए उसे कमरे तक ले आया। अब उसे बेड पर लिटाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स पास लाया और उसके सिर से निकलते खून को रुई से रोकने की कोशिश करने लगा। आपको क्या लगता है पट्टी बांध देने से मैं आपको माफ कर दूंगी और यहाँ से जाने का फैसला बदल दूंगी? तो ऐसा नहीं होगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, वापस चली जाऊंगी मैं। वो सख्ती से उसे अपने इरादे बता रही थी। समीर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। 5 मिनट बाद ही डॉक्टर आ गई थी। उन्होंने खुद आस्था की चोट का पूरा चेकअप किया, उसकी पट्टी करने और उसे राहत का एक इंजेक्शन लगाने के बाद वो चली गई। अब समीर बेड के पास बैठा उसे देख रहा था। वो रोते रोते सो चुकी थी। वो उसके करीब हुआ, धीरे से उसके खूबसूरत बालों को छुआ और उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभर आई। फिर वो उठा और कमरे से बाहर चला गया। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। बाहर रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। समीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसने आस्था को किसी से बात करते हुए सुना। मेरा मोबाइल! वो शायद उसमें पानी चला गया था, इस वजह से बंद हो गया था। वो शायद किसी से बात कर रही थी। समीर ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एहसास हुआ कि कल रात वो अपना दूसरा मोबाइल आस्था के पास ही छोड़ गया था। हाँ ठीक हूँ मम्मी, बस आप सबकी बहुत याद आ रही है। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। समीर अंदर आ गया, मगर आस्था ने अभी उसे नहीं देखा था। नहीं मम्मी, वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो अपने आंसू रोककर उनसे झूठ बोल रही थी। हाँ मम्मी, बहुत खुश हूँ मैं। आखिर ये जिंदगी मैंने खुद ही तो चुनी है। चलिए, मैं आपसे फिर बात करूंगी। वो जल्दी से बात खत्म करके मोबाइल को एक तरफ रखती हुई रो पड़ी। अब वो बेबसी से अपनी पट्टी में जकड़ा हुआ पैर दबा रही थी। निश्चित ही उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी समीर उसके करीब आया। कदमों की आहट पाकर उसने चेहरा घुमाया और समीर की तरफ देखा। झूठ क्यों बोला उनसे? कह देती कि मैंने तुम पर हाथ उठाया है और तुम वापस दिल्ली जाना चाहती हो। वो उसके करीब आता हुआ बेड पर बैठते हुए पूछ रहा था। दिल तो किया था कि सच बता दूं उनको, मगर शादी से पहले मम्मी ने एक बात कही थी, बस वही याद आ गई। उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम अपने पति में कोई कमी या ऐब देखो तो उसे छुपा कर रखना, वरना ये दुनिया औरत के सच पर भी विश्वास नहीं करती। वो चेहरा घुमाकर ये बताते हुए अपने आंसू पोंछ गई। समीर ने एक ठंडी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, कल जो लड़की यहाँ आई थी उसका नाम ईशा था, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, किसी जमाने में मैं उसे पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, क्योंकि मुझ जैसे तेज दिमाग और पढ़े लिखे लड़के को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी। वो मुझे वैसी ही लगती थी, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि वो एक साथ 3-4 लड़कों को डेट कर रही है और सिर्फ पैसों के लिए दोस्त बदलती है, तो मैंने तुरंत उससे रिश्ता खत्म कर दिया। उसका सच जानने के बाद मुझे लड़कियों पर से भरोसा ही उठ गया था और इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था। कल उसने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। वो सिर्फ मेरी एक पुरानी परिचित थी, गर्लफ्रेंड जैसा कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच। उसने आस्था की तरफ देखा और धीमे से कहा, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम जब भी वापस दिल्ली जाना चाहो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी टिकट करवा दूंगा। वो नरमी से एक एक बात बताता हुआ बेड से उठा, अपनी जेब से आस्था का खुद का मोबाइल निकाल कर साइड टेबल पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया।
आस्था भीगी आंखों से बेबसी के साथ उस बंद दरवाजे को देखती रह गई। फिर उसकी नजर अपने पैर पर गई तो नए सिरे से शरीर में दर्द का एहसास जागा। उफ मम्मी, मेरा पैर! वो दर्द की तीव्रता को सहन करने की कोशिश करती हुई फिर रो पड़ी। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेड अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें सूप का बाउल था। मैम, सर ने कहा है कि ये सूप आपको पिला दूं, फिर आपको दवा भी देनी है। वो आपके दर्द को कम करेगी। आस्था बस बेबसी से सिर हिलाकर रह गई। मेड ने उसे सूप पिलाया और फिर दवा दी। उसके जाने के बाद आस्था लेट गई और दवा के असर से उसे गहरी नींद आ गई। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। उसकी और समीर की दोबारा किसी भी बात पर बहस नहीं हुई थी। समीर ने भी उससे वापस जाने के बारे में दोबारा कोई बात नहीं पूछी। कुछ ही दिनों में उसके सिर और पैर की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। ये रात का वक्त था। समीर ऑफिस से अभी बहुत थका हारा घर आया था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि आस्था पेट पर हाथ रखे वॉशरूम से बाहर आ रही थी। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर समीर चिंतित हो गया। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और उसे ध्यान से देखा। पहले तो उसने ना पूछने का विचार किया, मगर फिर उसकी बिगड़ती तबीयत देखकर वो बेचैन हो उठा। उससे रहा नहीं गया और वो उसके करीब आ गया। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने बहुत नरमी से पूछा। आस्था की आंखों में नमी आ गई। वो रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। समीर ने बेचैनी से उसका हाथ देखा जिससे वो अपने पेट को दबाए हुए थी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आकर तुम्हें चेक कर लेंगी। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सामान्य दर्द है, ये दवा से ही ठीक होगा। समीर ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? क्या तुम्हें यह दर्द अक्सर होता है? आस्था ने चिढ़कर उसे देखा। आप नहीं समझेंगे, छोड़िए मुझे। बस कुछ पैसे चाहिए, मैं अपना कुछ जरूरी सामान इंडिया में ही भूल गई हूँ, अभी पास के मेडिकल स्टोर से लाना है। मेडिकल स्टोर का नाम सुनकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ? कोई दवा चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लाकर दे देता हूँ। तुम यहाँ आओ, बैठो और आराम करो। उसने आस्था की बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बिठाने की कोशिश की। तभी आस्था ने उसका हाथ झटक दिया। साफ साफ कहिए ना कि आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते। बस मुझे मेरे घर से दूर इस अजनबी देश के खूबसूरत बिला में कैद करके रख दिया है, जहां से मैं बाहर भी नहीं जा सकती और हर चीज आपको बताने वाली नहीं होती। लड़कियों की बहुत सी पर्सनल परेशानियां पीरियड्स वाली होती हैं, हर बात तो खुलकर नहीं बताई जाती ना। मगर आपको क्यों ये सब पता होगा? आप तो सालों से अकेले रहे हैं। आपकी जिंदगी में तो कोई औरत रही ही नहीं है, तो आपको कैसे अंदाजा होगा कि एक लड़की कब कब क्या तकलीफ और दर्द झेलती है। आपकी माँ होती तो शायद आपको कुछ सिखाती। वो जो गुस्से में उसे खरी खोटी सुना रही थी, एकदम से उसे अपने शब्दों का अंदाजा हुआ तो उसके होंठों पर जैसे ब्रेक लग गया। उसने घबराकर समीर को देखा जिसके चेहरे पर सख्त गुस्सा उभर आया था, मगर वो खुद पर काबू रखता हुआ चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आस्था ने अपने सिर पर हाथ मारा। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? मम्मी ठीक ही कहती है, मेरी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने समीर की स्वर्गीय माँ का जिक्र करके उनका दिल दुखा दिया था। मगर तभी अचानक पेट में दर्द की तेज लहर उठी और वो दर्द से तड़प उठी। वो पूरी तरह निढाल होकर सोफे पर गिर गए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मेड हाथ में लिए शॉपिंग बैग कमरे में अंदर दाखिल हुई। मैम, ये सर ने आपको देने के लिए कहा है। मेड ने आगे बढ़कर वो बैग आस्था की तरफ बढ़ा दिया। आस्था ने बैग के अंदर झांककर देखा तो वो हैरान रह गई। समीर उसकी अधूरी बातों से ही समझ गया था कि उसे इस वक्त किस चीज की जरूरत है। उसमें सैनिटरी पैड्स और जरूरी सामान था। वो उसमें से सामान निकालकर अलमारी तक आई, अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदलने के बाद जब वो बाहर आई तो दर्द में थोड़ी कमी आ चुकी थी। वो कमरे से बाहर आई तो समीर लिविंग रूम में कहीं नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। इसका मतलब वो घर पर ही था। उसने मेड से समीर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सर ऊपर हैं। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई। समीर वहां बालकनी पर बैठा हुआ आसमान में चमकते चांद को निहार रहा था।
आस्था चुपके से उसके पास आकर बैठ गई। समीर ने उसके आने पर पास बैठने को महसूस कर लिया था, मगर दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही। आस्था ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। आई एम सॉरी, मुझे आपकी मम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस उस वक्त दर्द की वजह से थोड़ी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। वो बहुत धीमे स्वर में बोल रही थी। समीर खामोशी से चांद को देखता रहा और आस्था चुपचाप उसके पास बैठी रही। बहुत देर बाद समीर कुछ कहने की स्थिति में हुआ। पता है, मैं सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से जुड़ा हुआ था। आज भी जब याद आता है कि वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसी 5 साल के बच्चे की तरह फूट फूट कर रो लूं, मगर रो नहीं पाता क्योंकि अब मैं एक मर्द हूं और रोना मर्दों को शोभा नहीं देता। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। पता है, उनके जाने के बाद उन जैसा निस्वार्थ प्यार मुझे किसी से मिल ही नहीं सका। इसीलिए मैंने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली, खुद को सबसे दूर कर लिया और अकेले रहना शुरू कर दिया, ताकि अगर यहाँ मुझे उनकी याद आए और मैं रो भी दूं, तो मुझे कोई जज करने वाला ना हो। आस्था की आंखें नम हो गई। समीर ने अपनी बात जारी रखी। जब कभी मुझे बहुत ज्यादा अपने घर की याद सताती है और वहाँ डैड की याद आती है, तो मैं दिल्ली जाकर उनसे मिल आता हूँ, मगर वहाँ आज भी मुझे अपनी मम्मी हर कोने में चलती फिरती नजर आती है। मैं इन यादों से भागना चाहता हूँ। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे हर उम्र में अपनी माँ की जरूरत होती है। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, जिससे आस्था का चेहरा भी भीग गया था। तुम कुछ ही दिन अपनी मम्मी से दूर हुई हो तो तुम्हें मैं अत्याचारी लगने लगा हूँ, जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया। मगर ये दूरी मैं सालों से सह रहा हूँ और ये मैंने खुद अपने लिए चुना था। तुमसे शादी न करने की वजह भी यही थी। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपनी माँ की छवि नजर आती है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस छवि को भी खो दूंगा। और हाँ, तुमने ठीक कहा, मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली तुम ही पहली लड़की हो। मैं कोई औरत नहीं हूँ जो तुम्हारी हर तकलीफ समझ सकूं, मगर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ, इसीलिए सब जानता हूँ। उसने सामने देखते हुए एक एक शब्द बहुत दर्द के साथ कहा और उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी कल शाम की इंडिया की फ्लाइट कंफर्म कर दी है, तुम वापस चली जाओ। मैं तुम्हें और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता। अपनी कमियों और अकेलेपन का गुस्सा तुम पर निकालकर मैं खुद को और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो जाने लगा, मगर आस्था ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हर फैसला, हर सजा क्या आप ही चुनेंगे? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ? वो बेबसी से पूछ रही थी। तुम्हारी चाहत मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पाऊंगा तो फिर जानकर क्या करूंगा? समीर ने बहुत नरमी से अपना हाथ छुड़ाया और बालकनी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका पूरा चेहरा भीग गया। कुछ महीने पहले दिल्ली में, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, और मुझे ये प्यार कब हुआ मुझे खुद नहीं पता। मैं बस चाहती हूँ कि मैं इस प्यार को एक पवित्र रिश्ते के रूप में पालूं। वो अपने बेड पर लेटी हुई अपनी माँ को बता रही थी। तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए समीर के पिता अंकल के कानों में उसकी आवाज पड़ी। तुम समीर से प्यार करती हो? उन्होंने बेहद अविश्वास से कमरे के अंदर आते हुए पूछा। आस्था घबराकर बेड से उठ खड़ी हुई। ओ अंकल, मैं तो उन्हें। आस्था अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर उस वक्त उसे शब्द ही नहीं मिले। समीर के डैड मुस्कुराते हुए उसके करीब आए। अरे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि समीर की माँ की सहेली की बेटी और मेरे सबसे प्यारे दोस्त की अमानत मेरी बहू बन जाए। आस्था उनकी बात सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुरा दी थी। अचानक अतीत का वो सुंदर पल उसकी आंखों के सामने से हट गया। उस दिन उसे लगा था कि प्यार को पा लेना दुनिया का सबसे आसान काम होता है, और आज आज उसे समझ आया था कि जब प्यार मिल जाता है तो वो सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्या मैं कभी आपको बता पाऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? वो आसमान की तरफ देखती हुई खुद से ये सवाल पूछ रही थी। तो क्या आज इस घर में उसकी आखिरी रात थी? क्या उसके और समीर के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? निश्चित ही आज की रात बहुत भारी गुजरने वाली थी। वो अब बालकनी से बाहर निकली और नीचे कमरे में आई। समीर बेड पर करवट लिए गहरी नींद में सो रहा था। वो उसके करीब आई और बहुत कोमलता से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरी।
आप नहीं जानते कि मैंने खुद से भी उतना प्यार नहीं किया जितना आपसे किया है। उसने बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए झुककर समीर के माथे पर अपने होंठ रख दिए। फिर वो बेड की दूसरी तरफ जाकर अपनी जगह पर लेट गई। मगर आज रात आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। बाहर रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। अगली सुबह, तुमने फ्लाइट क्यों नहीं ली थी? समीर कमरे में दाखिल होते ही गुस्से से पूछ रहा था। आस्था, जो बेड पर सिरहाने से टिककर बैठी हुई अपना मोबाइल चला रही थी, उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है ना, इसीलिए कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। उसने बहुत शांत रहकर अपनी बात खत्म की। पहले तो तुम्हें वापस जाने की बहुत जल्दी मची थी और अब जानबूझकर क्यों नहीं जा रही हो? वो बहुत गुस्से में था। आस्था ने उसे शांति से देखा। मैं कुछ भी कहूँ आप संतुष्ट तो होंगे नहीं, इसीलिए बेहतर है कि मैं आपसे बात ही ना करूं। वो सहजता से कहते हुए अपना मोबाइल बंद करके सिर तक कंबल ओढ़ गई। समीर हैरान होकर उसे देखता रह गया। समीर ने सुबह ड्राइवर से कहा था कि वो आस्था को एयरपोर्ट छोड़ आए, मगर आस्था ने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं जाएगी। समीर को ये बात ऑफिस से घर आने के बाद पता चली थी। इस बात को 1 हफ्ता और बीत गया। समीर ने खामोशी से कुछ दिन और उसे वहां सहन किया। एक सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो आस्था के करीब आया जो बेड पर बैठी मोबाइल में बिजी थी। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और ये रही तुम्हारी टिकट। दोपहर 12 बजे की फ्लाइट है। आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसीलिए मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सकता। आज अगर तुमने कोई भी बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, अपनी पैकिंग पूरी कर लो। वो बहुत सख्ती से उसे समझा रहा था। आस्था ने झिझकते हुए उसे देखा। मुझे कौन सा शौक है आपके साथ इस नर्क में रहने का? जब से आई हूँ एक दिन भी मुझे बाहर लेकर नहीं गए। कोई मेहमान भी होता ना तो इंसान औपचारिकता के नाते ही सही उसे अपना शहर घुमा लाता है। और सच कहूँ तो अच्छा है कि मुझे इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। उसने अपना मोबाइल बेड पर फेंका, उठी और ड्रेसिंग रूम से अपना सूटकेस लाकर बाहर रख दिया। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े बैग में डालने लगी। तभी समीर उसके बिल्कुल करीब आ गया। अब क्या है, कोई कसर बाकी रह गई है क्या? उसने गुस्से में समीर को घूरते हुए पूछा। समीर ने ना में सिर हिलाया और उसके और पास आ गया। उसने बहुत कोमलता से आस्था का चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच लिया। ऐसा नहीं है आस्था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मगर ये जरूरी तो नहीं कि अगर किसी से प्यार हो तो वो इंसान एक अच्छा पति भी साबित हो। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतर पाऊंगा। तुम्हारा और मेरा कोई तालमेल ही नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा खुशियां पाना डिजर्व करती हो, किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें कभी कोई दुख ना दे, जो कभी तुम्हारी आंखों में आंसू की वजह ना बने। आस्था की आंखों में नमी इकट्ठा होने लगी। समीर ने बहुत नरमी से उसकी आंखों के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया। मैं वो इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं जल्द ही कानूनी रूप से अलग होने के कागज, तलाक के पेपर्स भेज दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि इन सब बातों के बाद मेरे डैड या तुम्हारी मम्मी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। शायद डैड तो मुझे घर में कदम भी ना रखने दे, मगर मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन तुम्हें अपने साथ इस तरह रोज घुटते और तड़पते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, मुझे तुमसे बहुत प्यार है क्योंकि तुम हमारे आंगन का वो इकलौता गुलाब हो जिसे अगर उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, और मैं तुम्हें मुरझाते हुए नहीं देख सकता। वो एक एक शब्द बहुत गहराई और अपने मन से उसे समझा रहा था। फिर उसी आत्मीयता के साथ झुककर उसने आस्था के माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके इस स्पर्श पर आस्था ने गहरे दर्द से अपनी आंखें मींच ली। शायद समीर ठीक ही कह रहा था, प्यार कभी भी एक सफल शादी की गारंटी नहीं होता। आज शायद वो दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये जरूरी नहीं था कि हर प्रेम कहानी का अंत सुखद ही हो। आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर आ गिरे। आंखें दोनों की बंद थी और आंसू लगातार बह रहे थे। आंसू दोनों का चेहरा गीला कर रहे थे। समीर ने उसी कोमलता से आस्था को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए अपने सीने से लगा लिया। आस्था को आज से पहले इतनी मानसिक पीड़ा कभी नहीं हुई थी। समीर अब उसके बालों पर अपने होंठ रख रहा था। उसके इस स्पर्श में सिर्फ और सिर्फ चाहत थी।
एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जिससे वो उसे खुद से दूर कर रहा था। आस्था उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये पहली बार था, तो ये स्पर्श आखिरी बार भी था। समीर ने उसे रोने से नहीं रोका, वो बस चुपचाप उसके बाल सहलाता रहा। ध्यान से जाना, थोड़ी देर बाद उसने आस्था को खुद से अलग किया और बहुत नरमी से उसका गाल थपथपाकर ये हिदायत देता हुआ पीछे हट गया। उस पर एक आखिरी नज़र डालकर वो पलट गया और वो भीगी आँखों के साथ उसे जाता हुआ देखती रह गई। उसका दिल चाहा कि वो उसे रोक ले, मगर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वो खिड़की के पास आई, अब वो समीर की गाड़ी को घर से बाहर जाते हुए देख सकती थी। उसने बेबसी से अपने आंसू साफ किए और होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। अलविदा न्यूयॉर्क, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। सारी पैकिंग करने के बाद उसने कमरे की दीवारों को बहुत हसरत भरी निगाहों से देखा। नाश्ता उसने किया नहीं था, भूख तो ऐसे ही उड़ चुकी थी। मेड उसका सूटकेस लेकर बाहर जा चुकी थी। आस्था ने अपने पर्स में अपना पासपोर्ट, टिकट, अपना मोबाइल और चार्जर डाला। एक आखिरी भावुक नज़र उस कमरे पर डालकर वो बाहर निकल गई। उसी खामोशी से उसने इस घर के एक-एक कोने को देखा। वो यहाँ आते समय कितनी खुश थी। सोचा था इस घर के एक-एक कोने को अपने हाथों से सजाएगी, अपनी पसंद की चीज़ें रखेगी, मगर समय ने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी। वो बाहर आई, एक आखिरी नज़र उसने उस खूबसूरत विला पर डाली और फिर चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। दो खामोश आंसू टूटकर गालों पर बहे, मगर इस बार वो उन्हें पहुँच गई। ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर दी और अब गाड़ी घर से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ने लगी। वो जा रही थी क्योंकि वो जाने के लिए ही आई थी। शाम के 4 बजे का समय था। समीर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था, मगर हर थोड़ी देर बाद उसका ध्यान काम से भटककर आस्था की तरफ चला जाता। अब तक तो उसने आधा सफर तय भी कर लिया होगा। मेड ने उसे फ़ोन पर बताया था कि आस्था मैम एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हैं। तब से वो थोड़ा ज़्यादा बेचैन था। हाँ, वो चाहता था कि वो चली जाए, मगर उसका जाना उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो जब अपनी ही सोच में उलझा हुआ था, तभी मोबाइल की घंटी से उसे होश आया। उसने चौंक कर अपना फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव करते हुए उसे कान से लगा लिया। मगर जो खबर उसे दूसरी तरफ से मिली, उसने उसके होश उड़ा दिए। क्या? उसके होठों से एक बेबस सी आवाज़ निकली और फिर जैसे वो तुरंत सुध में आया, अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ भागा। दूसरी तरफ किसी बंद सी जगह पर आस्था की आंखें खुली। वो हैरानी और घबराहट से आसपास देख रही थी। उसे अपने सिर में असहनीय दर्द का एहसास हुआ। वो उठकर बैठी और अब चारों तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी लिफ्ट के अंदर थी और वो लिफ्ट पूरी तरह बंद थी। इसी वजह से उसे कुछ ही मिनटों में सांस लेने में घुटन होने लगी। उसे धुंधला सा याद आया कि वो एयरपोर्ट जा रही थी, मगर रास्ते में अचानक एक गाड़ी उनकी कार के सामने आ गई थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तभी दो नकाबपोश बाहर आए। एक ने ड्राइवर को विरोध करने का मौका भी नहीं दिया और उसने सिर पर पिस्तौल के पिछले हिस्से से मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। इससे पहले कि आस्था कोई विरोध कर पाती या चिल्लाती, दूसरे ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर एक रुमाल रख दिया, जिसमें से अजीब सी तीखी गंध आ रही थी। आस्था ने हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, मगर उसका दिमाग गहरे अंधेरे में डूब गया था और जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो ये वहां थी। उसे बंद जगहों से क्लास्ट्रोफोबिया लगता था, इसीलिए उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने उठने का प्रयास किया, मगर उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसने बोलने की कोशिश की, चीख चिल्लाकर मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर वो अपने होंठ भी नहीं खोल सकी, क्योंकि उसके मुंह पर चौड़ी टेप चिपकी हुई थी। वो पूरी तरह निढाल होकर दोबारा फर्श पर गिर गई। भगवान प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ घुट कर मर जाऊंगी। उसे अंदर ही अंदर अजीब अजीब से भयानक विचार आने लगे। समीर, समीर प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो दिल ही दिल में तड़पते हुए उसी को पुकार रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट की दीवारें उसे अपने अंदर खींच रही हो, जबकि यहाँ से मीलों दूर उस वक्त एक सुनसान सड़क पर खड़ा समीर उस घायल ड्राइवर का कॉलर पकड़कर आस्था के बारे में पूछ रहा था।
सर, उन लोगों ने अचानक मुझ पर हमला किया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैडम वहाँ नहीं थी, मगर उनका सारा सामान गाड़ी में ही छूटा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने मैम को किडनैप कर लिया है। समीर के दिमाग की नसें गुस्से से तन गई। उसने बेहद आक्रोश में ड्राइवर का गाल थपथपाते हुए उसका गिरेबान दबोचा। अगर मेरी पत्नी को एक भी खरोच आई ना तो याद रखना कि तुम्हारी जान तो मैं अपने हाथों से ले लूंगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो। उसने एक एक शब्द बहुत कड़ाई से कहा। एक एक शब्द बेहद सख्ती से कहते हुए उसने ड्राइवर को छोड़ दिया। अब वो वहीं सड़क पर चक्कर काटते हुए सोच रहा था कि आखिर आस्था का अपहरण कौन कर सकता है। वो जब से यहाँ आई थी तब से घर में ही बंद थी। वो तो कहीं बाहर गई ही नहीं थी और यहाँ न्यूयॉर्क में किसी को भी ये पता भी नहीं था कि वो जाने माने बिजनेसमैन समीर सिंघानिया की पत्नी है। फिर अचानक समीर के दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। उसे याद आया कि उस दिन ईशा घर पर आई थी। वो तुरंत समझ गया कि आस्था कहाँ हो सकती है। ठीक 10 मिनट बाद वो ईशा के घर में उसके सामने खड़ा था। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? उसने अत्यधिक सख्ती से पूछते हुए ईशा की गर्दन दबोच ली थी। मुझे क्या पता कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम जानो। ईशा ने उसका हाथ अपनी गर्दन से दूर हटाना चाहा। ईशा, मेरे सिर पर इस वक्त खून सवार है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने ये नहीं बताया कि मेरी पत्नी कहाँ है तो मुझे उस सच्चे प्यार की कसम जो मैं उससे करता हूँ, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। उसका हाथ ईशा की गर्दन पर और ज्यादा कड़ा हो गया। उसकी पकड़ मजबूत थी। मुझे तो इस बात पर पछतावा हो रहा है कि किसी समय में मुझे तुम पसंद आई थी। धिक्कार है मेरी ऐसी पसंद पर। उसने गुस्से में दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। बताओ वरना, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। बताती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ईशा ने डर के मारे हाथ जोड़े। तब कहीं जाकर समीर ने उसकी गर्दन छोड़ी। वो तुम्हारे ऑफिस की बेसमेंट में उस लिफ्ट में बंद है जो सालों से खराब पड़ी है। समीर को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा अपनी मुट्ठी में भींच दिया हो। लिफ्ट में बंद किया है तुमने उसे? समीर ने दोबारा उसकी गर्दन दबोची। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसे बंद जगहों से डर लगता है। वो अपनी जान बचाते हुए हाँफते हुए बता रही थी। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि उसे ये डर है? समीर के दिमाग में धमाके होने लगे। फिर उसे कुछ याद आया। कॉलेज के दिनों में एक बार मजाक में आस्था के किसी जानने वाले ने कहा था कि अगर आस्था कभी बात न माने तो उसे लिफ्ट में बंद कर देना। 2 मिनट में होश ठिकाने आ जाएंगे। समीर ने गुस्से से ईसा के बालों से पकड़ा और उसे बाहर ले आया, जहां वो पुलिस को पहले ही फोन कर चुका था। उसने उसे पुलिस के हवाले किया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वो अपनी छाती को एक हाथ से मलता हुआ पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। हे भगवान, उसे कुछ ना हो, प्लीज उसे अपनी सुरक्षा में रखना। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। उसका रुख सीधे तहखाने की तरफ था, जो तेजी से नीचे आया और उस लिफ्ट की तरफ भागा जो काफी समय से बंद पड़ी थी। वह इस्तेमाल नहीं होती थी और इसी बात का फायदा उठाया गया था। उसने लिफ्ट खोलने के लिए बटन दबाया, मगर लिफ्ट का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आस्था, वो लिफ्ट का लोहे का दरवाजा अपने दोनों हाथों से पीटता हुआ उसे पुकारने लगा। उसके पीछे पीछे ऑफिस के गार्ड्स भी नीचे आ गए। इस लिफ्ट को खोलो जल्दी, मेरी पत्नी है इसके अंदर। अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम सबकी नौकरियां तो जाएंगी ही। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो अपने बालों को मुट्ठी में भींचकर चिल्लाया। इस समय उसे आस्था की जान से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं लग रहा था। गार्ड्स लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगे। कोई मैकेनिज्म चेक कर रहा था तो कोई उसकी तारें निकालकर उसे खोलने का प्रयास कर रहा था। तभी समीर की नजर एक तरफ पड़ी लोहे की राड पर गई। उसने बिना सोचे समझे वो भारी रॉड उठाई और पूरे गुस्से में उसे लिफ्ट के दरवाजे पर मारने लगा। वो बस अंधाधुंध वार किए जा रहा था। उसे किसी भी हाल में बस इस लोहे के दरवाजे के उस पार जाना था। उसके इस तरह प्रहार करने से लिफ्ट के दोनों कपाटों के बीच थोड़ा सा गैप बन गया। समीर ने अपनी उंगलियां उस गैप में फंसाई और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर लिफ्ट के दरवाजे को पीछे की तरफ धकेला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथों की त्वचा छिल गई हो।
मगर वो रुका नहीं। कुछ ही पलों की जानलेवा मेहनत के बाद वो दरवाजा खोलने में सफल हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, आस्था उसे नजर आई। वो रस्सियों में जकड़ी हुई फर्श पर बेजान पड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। वो तेजी से उसके करीब घुटनों के बल बैठा और उससे पहले उसके मुंह पर चिपकी टेप को हटाया। उसके हाथ पैर की रस्सियां खोलते हुए वो लगातार उसे पुकार रहा था, आस्था, आस्था, आंखें खोलो। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था और पसीने के कारण उसके खूबसूरत बाल उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। समीर के दिल की धड़कनें जैसे रुकने लगी थी। उसने घबराकर आस्था की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज टटोलने लगा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसकी नब्ज चल रही थी। वो सांस ले रही थी, वो जिंदा थी। ओ भगवान, ये जिंदा है। उसी पल समीर सिंघानिया ने महसूस किया था कि वास्तव में एक नया जीवन मिलना किसे कहते हैं। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया, तेजी से बाहर आया और गाड़ी में लिटाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे हर हाल में से बचाना था। वो उसे कुछ नहीं होने दे सकता था। आस्था की पलकों पर बहुत ज्यादा भारीपन था। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुली तो वो कुछ देखने की स्थिति में आई। उसकी पहली नजर कमरे की सफेद छत पर गई। वहां से घूमती हुई उसकी निगाहें पूरे कमरे में फैल गई। वो अस्पताल के किसी विशेष कमरे में थी। रात का कोई पहर था। उसके बिल्कुल पास एक स्टूल पर समीर बैठा हुआ था। वो समीर बेड के किनारे सिर रखे बैठे बैठे ही सो गया था। आस्था ने अपना हाथ हिलाना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, अपने चेहरे तक लाई और वहां लगा ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। समीर, उसके होठों से एक टूटी फूटी सी आवाज निकली और उसने अपना हाथ समीर के कंधे पर रखा। समीर शायद बहुत कच्ची नींद में था। वो तुरंत उठकर बैठ गया और पहले तो शून्य निगाहों से उसे देखने लगा। फिर जैसे ही उसके होश पूरी तरह वापस आए, वो जल्दी से आस्था की ओर करीब हुआ। आस्था, भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। उसकी आंखें बहुत तेजी से नम हो गई। अभी ये मत हटाओ। वो ऑक्सीजन मास्क दोबारा उसके चेहरे पर लगाने लगा। आस्था भाव सोने आंखों से उसे देख रही थी। क्या क्या समय हुआ है? उसने आसपास देखते हुए पूछा। समीर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज रहे थे। अब वो आस्था का हाथ अपने दोनों हाथों में ले चुका था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। बहुत बुरा पति हूं ना मैं। आस्था ने ना में सिर हिलाया। चलिए, इसी बहाने भगवान का शुक्र है कि आपने ये माना तो सही कि आप मेरे पति हैं। वो बहुत कठिनाई से बोल पा रही थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से उससे सही से बात नहीं हो पा रही थी। उसकी इस बात पर समीर नम आंखों से हंस पड़ा। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। आस्था ने उसकी बात सुनकर दोबारा मास्क अपने चेहरे से हटाया। वो तो आपने मुझे तभी खो दिया था जब आपने ये कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मगर फिर भी मेरे साथ नहीं रह सकते। समीर की आंखों में गहरी शर्मिंदगी और दर्द उतर आया। आपको पता है, ये जो प्यार होता है ना, ये कोई शर्तें या उम्मीदें नहीं मांगता। ये तो सुख दुख का साथी बन जाता है। और मैं तो आपसे तब से प्यार करती आ रही हूँ जब मुझे प्यार का सही मतलब भी नहीं पता था। मैं तो आपके साथ यहाँ हर परिस्थिति में रहने के लिए पूरे दिलो दिमाग से तैयार होकर आई थी। मगर आपने ही मुझे कभी इतना मौका नहीं दिया कि आप कभी ये जान सके कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है। ये मेरी भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। आप बहुत स्वार्थी हैं, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो असली मर्द होता है ना, वो अपनी स्त्री को किसी दूसरे के लिए कभी नहीं छोड़ता। जब आपको मुझसे प्यार है तो इस रिश्ते को एक मौका देने में क्या बुराई है। मगर नहीं, आप तो हर परिस्थिति से भागते आए हैं और यही सीखा है आपने। अब तो वाकई मैं ये कहूंगी कि अगर आपने अपनी मम्मी के बाद मेरी मम्मी को अपनी माँ समझा होता तो वो आपको सिखाती कि हमारे सिंघानिया परिवार के पुरुष कैसे होते हैं। वो आपकी परवरिश करती, मगर आप तो ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। वो बहुत अफसोस और दर्द के साथ कह रही थी।
समीर की आंखों से आंसू बहकर उसके चेहरे को गीला कर रहे थे। वो उसके और पास हुआ और आस्था के हाथ को अपने हाथों में भींच लिया। ठीक कहती हो तुम। मैं वाकई बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी। हर एक चीज के लिए क्या तुम मुझे वो एक मौका दोगी? वो एक नई उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए पूछ रहा था। आस्था ने भी भीगी आंखों के साथ हाँ में सिर हिलाया। मैं तो आपके साथ रहने के लिए हमेशा से तैयार थी, मगर इस बार ये रिश्ता मेरी शर्तों पर चलेगा। समीर ने हैरान होकर पूछा, शर्तें? कैसी शर्तें? आस्था एक सुकून भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैं आपसे रूठूंगी पर आप मुझे रोकेंगे नहीं। समीर कुछ पल हैरानी से उसे देखता रहा, फिर वो सिर झुकाकर हंस पड़ा। बस इतनी सी शर्त? आस्था ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। समीर ने उसकी तरफ झुकते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मुझे मंजूर है। उसके माथे को छूते हुए उसने ये बात धीरे से कही तो आस्था शर्म से पूरी तरह लाल हो गई और उसने अपनी आंखें मींच ली। अगले ही दिन आस्था को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टर ने तसल्ली दी थी कि बस एक तंग और बंद जगह पर रहने के कारण दम घुटने से वो बेहोश हो गई थी, जो थोड़ी सी कमजोरी है और कुछ दिन आराम करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। समीर उसे अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित लिए हुए घर में दाखिल हुआ। मेन मेड ने दरवाजा खोलकर उनका स्वागत किया। उसने आस्था को लिविंग रूम के सोफे पर बिठाया तो दूसरी मेड उसके लिए जूस का गिलास ले आई। समीर ने जूस का गिलास आस्था के हाथ में पकड़ाया और उसे पीने का कहकर वो मेड की तरफ मुड़ा। उसी समय पुलिस भी घर में दाखिल हो चुकी थी। समीर उस मेड के करीब आया। तुम मेरे घर में काम करती हो, वैसे मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, दूसरों को यहाँ की बातें बताने के लिए नहीं। मेड ने बुरी तरह घबराकर ना में सिर हिलाया। समीर ने सख्त लहजे में निर्देश दिया, इंस्पेक्टर इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। मेरी पत्नी के अपहरण में इसका भी पूरा हाथ है। मेड रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी और उससे माफी मांगने लगी। मगर समीर अब आस्था की जिंदगी पर दोबारा कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। पुलिस उस मेड को अपने साथ लेकर जा चुकी थी। समीर बाकी बचे हुए कर्मचारियों की तरफ मुड़ा। अगर आगे से किसी ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी, तो तुम सबका भी यही अंजाम होगा। सभी कर्मचारियों ने डर कर हाँ में सिर हिलाया। सब उसकी इस अंतिम चेतावनी को बहुत अच्छे से समझ गए थे। वो वापस आस्था के करीब आया। चलो कमरे में चलते हैं, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। उसका हाथ पकड़कर वो समीर उसे उठाकर कमरे की तरफ बढ़ा। आस्था शीशे के सामने खड़ी अपने हाथ पैर पर लोशन लगा रही थी। इस हादसे को बीते हुए 1 महीना हो चुका था और अब वो काफी बेहतर थी। वास्तव में इन बीते हुए 1 महीने में वो बहुत खुश रहने लगी थी। समीर ने पूरी तरह से उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। उनका रिश्ता मुकम्मल हो चुका था और वो उनके साथ बहुत खुश था। अब तो उसकी हर फरमाइश भी पूरी हो जाती थी। समीर खुद को उसकी खातिर बेहतर बना रहा था, क्योंकि इस बीते हादसे के बाद वो उसे खोने से बहुत ज्यादा डर गया था। अभी रात के 10 बजे का समय था। वो काले रंग के नाइट ड्रेस में शीशे के सामने बैठी अपनी त्वचा की देखभाल कर रही थी। वो अब खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गई थी और अपना पूरा ख्याल रखती थी। वो चाहती थी कि हर वक्त तरोताजा और सुंदर दिखे, ताकि समीर उसे देखकर अपने सारे दुख और डर भूलकर मुस्कुरा उठे। और वास्तव में ऐसा ही होता था। समीर ऑफिस से जितना भी थका हारा घर आता, उसे देखते ही उसकी सारी थकान उतर जाती थी। वो जब अपने ही ध्यान में बैठी थी, तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने चौंक कर चेहरा उठाया तो समीर को देखा। समीर भी कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर आया था और अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आते ही उसे अपनी बाहों में भर चुका था। उसके बालों से अभी भी पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। आस्था ने मुस्कुराकर उसे देखा। छोड़िए, ये सब क्या हर वक्त चेहरे पर लगाती रहती हो? मुझे तो तुम बिना किसी बनाव श्रृंगार के ज्यादा प्यारी लगती हो। समीर ने फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अच्छा जी। आस्था बस यही कह सकी जब समीर ने उसका रुख अपनी तरफ किया। वो उसके माथे पर अपने होंठ रखता हुआ उसके होंठों की तरफ झुका। आस्था ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। समीर उसके होठों पर अपनी सारी मोहब्बत न्यौछावर करता हुआ उसकी सांसों को कतरा कतरा पीने लगा। हर बार की तरह उसने आस्था के होश उड़ा दिए थे।
अपनी प्यास बुझाता हुआ वो उसे आजाद करता और फिर से उसकी गर्दन पर झुक जाता। आस्था ने उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए अपना संतुलन बनाए रखा। शमीर उसकी गर्दन पर जगह-जगह अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ रहा था। अपने दांतों की हल्की सी चुभन और दाढ़ी की रगड़ से उसने आस्था को धीरे से कराहने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला और वहां से एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकाला। उसमें मौजूद एक बहुत ही सुंदर पेंडेंट बाहर निकाला जो बेहद खूबसूरत था। उसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा चमकता हुआ हीरा जड़ा था। उसने वो पेंडेंट आस्था की गर्दन में पहना दिया। आस्था बहुत प्रशंसा भरी नजरों से अपनी गर्दन में मौजूद उस पेंडेंट को देख रही थी। ये मैं आज तुम्हारे लिए लाया था, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे भी मैंने अभी तक तुम्हें शादी का कोई उपहार ही नहीं दिया था। अच्छा है ना? समीर ने पूछा। आस्था ने बहुत उत्साह के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे वास्तव में वो बहुत अच्छा लगा था। कहीं बाहर चलें डिनर करने? समीर उसकी गर्दन को प्यार से सहलाते हुए सीधा हुआ और आस्था से पूछने लगा, क्या अभी इतनी रात को? आस्था ने हैरानी से पूछा। हाँ ना, अभी जाने में क्या बुराई है? आज मेरा दिल कर रहा है कि अपनी पत्नी के साथ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाऊं। समीर की बात पर आस्था मुस्कुरा उठी। अच्छा, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी अपने कपड़े बदल लीजिए। समीर ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। आस्था उसके और करीब हुई और उसके गाल पर प्यार करते हुए वहां धीमे से अपने दांत गड़ाकर पीछे हटी और तेजी से ड्रेसिंग रूम में भाग गई। समीर अपना गाल मलता हुआ पीछे से चिल्लाया, आस्था। उसके चिल्लाने पर आस्था के खिलखिलाकर हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसे सुनकर समीर भी मुस्कुरा दिया। उसकी यही हंसी सुनकर तो वो अंदर तक पूरी तरह शांत और सुखी हो जाता था। थोड़ी देर बाद वे दोनों गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ रही थी। आस्था ने लाल रंग की सुंदर पोशाक पहन रखी थी और समीर काले रंग की शर्ट और काली पैंट में था। गाड़ी चलाते हुए समीर ने डैशबोर्ड खोला और वहां से कुछ निकालकर आस्था की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? आस्था ने उत्सुकता से पूछा। खुद ही खोलकर देख लो। समीर की बात पर उसने उलझी हुई निगाहों से उसे पकड़ा, मगर जब खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। वो उन दोनों की हवाई टिकट थी। क्या हम अगले हफ्ते इंडिया जा रहे हैं? उसने बहुत ज्यादा खुशी से पूछा। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना सारा बिजनेस अब इंडिया में ही सेट कर लेता हूँ। अब हमें वापस अपने घर दिल्ली जाकर ही रहना चाहिए। आस्था बेहद अविश्वास से उसे देखती रह गई। शायद ही उसे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खुशी महसूस हुई होगी जैसी आज महसूस हो रही थी। बहुत मिस कर रही हो ना? तो मैंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए वापस वहीं चलते हैं। समीर की इस बात पर वो आगे बढ़ी और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी इस बात ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। वो खुशी से कहते हुए एक बार फिर उसके गाल पर चूम चुकी थी, जिस पर समीर हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज पूरी गाड़ी में गूंजी तो आस्था भी मुस्कुरा दी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए आस्था कि तुमने मेरी जिंदगी में शामिल होने के बाद मुझे परिवार की अहमियत बताई, मुझे एहसास दिलाया और मुझे सही रास्ते पर लेकर आई। तो इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। समीर ने उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया, जिसे देखकर इस बार आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब उनकी गाड़ी सड़क पर दूर निकलती जा रही थी। बाहर आसमान पर रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था, मगर उनकी जिंदगी में खुशियों का एक नया और कभी न खत्म होने वाला सवेरा आ चुका था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।